नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। अभिनेता सोनू सूद के प्रयास से किर्गिस्तान स्थित एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में फंसे छात्रों को लेकर स्पाइस जेट का स्पेशल प्लेन वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। किर्गिस्तान से आने वाले मेडिकल के छात्रों ने सोनू सूद को धन्यवाद और बधाई दी। इस दौरान छात्रों ने कहा कि आज अगर आप ना होते तो हम सब वहीं फंसे रह जाते। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों का क्या होगा। आपको थैंक्स। छात्रों के चेहरे पर अपने घर पहुंचने की खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। साथ ही ये सोनू सूद का भी धन्यवाद अदा कर रहे थे और आभार जता रहे थे। मेडिकल के स्टूडेंट्स अपने हाथों में सोनू सूद के फोटो भी ले रखे थे। साथ ही स्लोगन लिखा था, तख्ती भी ली हुई थी जिस पर लिखा था थैंक यू सोनू सूद सर। किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के कारण फंस गए थे। ऐसे ही यूपी और बिहार के छात्रों को लेकर स्पाइस जेट का प्लेन वाराणसी आया। धर्म की नगरी काशी में अब घाटों पर पूजा अनुष्ठान और गंगा आरती करवाने का शुल्क नगर निगम को देना होगा। नगर निगम वाराणसी में नदी किनारे रखरखाव, संरक्षण और नियंत्रण उपविधि 2020 की घोषणा कर दी है। ये नई व्यवस्था लागू भी हो गई है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद घाट पुरोहितों ने इसे गलत बताया है। इस फैसले के बाद तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है। तीर्थ पुरोहित जयप्रकाश मिश्रा ने बताया कि गंगा तट पर बैठे पंडा की कमाई को देखते हुए ये फैसला गलत है। हम कभी 1000 रुपये दिन में कमाते हैं तो किसी दिन हमें 100 रुपये भी नहीं मिलता, कभी तो पैसा भी नहीं मिलता। तीर्थ पुरोहित जयप्रकाश ने बताया कि ये रोजगार नहीं है, भिक्षा है। आजकल कोई भी भिक्षा नहीं देता। नगर निगम का ये फैसला गलत है क्योंकि ब्राह्मण कहाँ से देगा। जब उसे भिक्षा मिलेगी तो वह अपने घर का खर्च चलाएगा कि टैक्स भरेगा। जयप्रकाश ने बताया कि इस फैसले के बाद कई ब्राह्मण घाट छोड़ देंगे। वाराणसी के गंगा तट पर सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान के लिए नगर निगम ने 1 से 15 दिवस का शुल्क निर्धारित किया है। इस नई व्यवस्था के हिसाब से कोई भी बिना अनुमति और बिना शुल्क के आयोजन नहीं करवा पाएगा। देखिए, हम लोग यहाँ के पुरोहित हैं, घाट के मालिक दूसरे कोई है, हम लोग नहीं हैं। प्रॉपर मालिक हम लोग नहीं हैं। अब देखिए, यहाँ पे है बैठने वाले कभी 100-200 पा जाते हैं, कभी 1000 पा जाते हैं, कहीं 1 पैसा नहीं पाते हैं। यहाँ पे कोई कमाई इतना खास नहीं कि आदमी दे, ऐसी कोई कमाई यहाँ नहीं। अभी हम सुबह से बैठे हैं, 40 रुपये पाए हैं, तो हम क्या गवर्नमेंट दे देंगे, क्या अपने घर ले जाएंगे। ये कोई रोजगार नहीं है, ये एक भिक्षा है, इसको समझ लीजिए, जो आदमी आके दान देता है। तो आज के दिन इतना दान देने वाला भी आदमी नहीं है कि इस समय दान दे। आज तक किसी की यह हिम्मत नहीं हुई, किसी प्रशासन की, किसी सरकार की, कि बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा और काशी के घाटों पर किसी प्रकार का टैक्स ठोक दिया जाए, और वो भी तीर्थ पुरोहितों पर। ये तो मुगल कालीन जजिया कर की याद दिलाता है। मुझे तो लगता है काशी में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी, विशेषकर नगर निगम के अंदर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में किसी आपराधिक षड्यंत्र के तहत नियुक्त हैं, और ये एक षड्यंत्र पूर्वक पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्ववादी सरकार की, योगी और मोदी की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के टैक्स लगाने की बात करते हैं। अखिल भारतीय संत समिति काशी में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के टैक्स को बर्दाश्त नहीं करती। वाराणसी में पंडा समाज पर लगाए गए टैक्स का सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त को भी अपना विरोध पत्र सौंपा है। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि बनारस धर्म कर्म की प्राचीन नगरी है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग धर्म कर्म के लिए वाराणसी आते रहे हैं, और ऐसे में काशी के पंडा समाज पर नगर निगम द्वारा नया टैक्स लगाए जाने का हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस टैक्स को रोका जाए।
वहीं वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के पशु आहार महादेव फर्म के मालिक ब्रजेश यादव के मुनीम गुलाब यादव और नारायण राजभर से ट्रामा तिराहे पर हुई 9 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से पुलिस ने लूट के 9 लाख रुपए, 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन और घटना में प्रयोग की गई 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एसएसपी अमित पाठक ने राइफल क्लब सभागार में मीडिया के सामने सभी चारों आरोपी लुटेरों को पेश किया। पुलिस के अनुसार इस संबंध में थाना लंका में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर लोटोवीर बाबा पुलिस के पास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि अक्षय उर्फ रोहित यादव आईपीएल में 20,000 रुपये की रकम हार गया था और इस संबंध में उसने अपने मित्र विशाल पाल से कहा कि मुझे रुपए की बहुत आवश्यकता है। इस पर विशाल ने कहा कि मैं अपने पड़ोसी ब्रजेश यादव का रुपए 5 से 6 बार रथ यात्रा स्थित कुबेर कॉम्प्लेक्स में पहुंच चुका हूं और ऐसे में हर बार ये रकम 5 से 6 लाख रुपए होती है। यदि साजिश रचकर उसका पैसा लूट लिया जाए तो फिर काफ़ी रुपए मिल सकता है, जिसके बाद सभी ने मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक पशु आहार का कारोबार करने वाले व्यापारी का पेमेंट लेके जब उसके 2 कर्मचारी जा रहे थे, उस पे 9 लाख की धनराशि को 2 व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल से छीन लिया गया। आज इस घटना में शामिल सभी 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 9 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और उनके पास से असलहा, कारतूस, ये सब बरामद कर लिया गया है। इस घटना में कुल 4 लोग शामिल थे, जो 2 मोटरसाइकिल पर उस दिन घटना को उन्होंने अंजाम दिया। इस घटना को करने के लिए 2 में से 1 मोटरसाइकिल को 5 दिन पहले बीएचयू से चुराया गया था। इस चोरी की घटना के अलावा इन अभियुक्तों का कोई और आपराधिक इतिहास अभी प्रकाश में नहीं आया है, उसकी जांच चल रही है। वहीं वाराणसी के सीएमओ ने डीएलडब्ल्यू हॉस्पिटल को निरीक्षण कर वहीं मरीजों का हाल भी जाना और इस दौरान सीएमओ ने कोरोना मरीजों के खान-पान और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। सीएमओ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है और यहां से काफ़ी मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हॉस्पिटल के लिए डीएलडब्ल्यू रेल कारखाने की तरफ से रिमोट द्वारा संचालित ट्रॉली का निर्माण किया गया है, जो रिमोट द्वारा चलकर मशीन के जरिए और मरीज के बेड के पास रोकी जाती है, जिससे हर मरीज अपने खाने पीने एवं हर ज़रूरत के सामान को ले सकता है। इस पहल से हॉस्पिटल के कर्मचारियों को भी संक्रमण से बचाया जा सकता है। इस ट्रॉली की सबसे खास बात यह है कि ट्रॉली में कैमरा, ऑडियो सिस्टम, विजुअल सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से भारत के किसी भी कोने से मरीजों से बात की जा सकती है और वहाँ भी निगरानी रखी जा सकती है। राज्य सरकार के लगभग 25 से 30 लोग यहाँ पर हमारे साथ समन्वय सब समय बनाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से डीएम साहब का दौरा हुआ था। उसमें हमारे अस्पताल के मरीजों के देखरेख, खानपान और साफ सफाई की बहुत ही प्रशंसा की गई थी उनके द्वारा। और सबसे ज़्यादा समन्वय हम चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ ऑफिस वाराणसी के द्वारा समन्वय बनाना होता है, जिसमें लगभग 10 से 15 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल। अपने केंद्रीय चिकित्सालय विवेका वाराणसी में प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और ये मैंने चार्ज उसी समय लिया जिस समय हमारे अस्पताल को रेलवे बोर्ड की तरफ से कोविड डेडिकेटेड लेवल 2 का वो दर्जा दिया गया था। और ये मेरा हॉस्पिटल भारत सरकार द्वारा कोविड वॉरियर्स जो NIC से जो जिसका डिटेल है उसमें सूचीबद्ध किया गया है और वर्तमान में पूर्वांचल में यही एकमात्र चिकित्सालय है जो वाराणसी और उसके आसपास के लगभग 16 जनपदों की डिमांड पूरा करता है।
अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत के महान सपूत चंद्रशेखर आज़ाद का काशी से अटूट नाता रहा है और किशोरावस्था में काशी में संस्कृत पढ़ने आए चंद्रशेखर को उनकी बहादुरी और अदम्य साहस के कारण आज़ाद नाम ज्ञानवापी में हुई सभा में मिला। लहुराबीर इलाके में उनके नाम पर आज़ाद पार्क में तो सेंट्रल जेल में जहां उन्हें कोड़े मारे गए थे वहां उनकी आदमकद प्रतिमा के साथ भव्य स्मारक है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग नरसंहार में देशवासियों को दुखी कर दिया था। आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। साल 1921 में काशी में छात्रों का एक समूह विदेशी कपड़ों की दुकान के बाहर धरना दे रहा था। इसी दौरान पुलिस आई और सभी को लाठियों से पीटने लगी। 15 साल के छात्र चंद्रशेखर को गुस्साया और उन्होंने दरोगा को पत्थर मार दिया। पुलिस ने चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा तो उन्होंने आज़ाद बताया। वहीं मां का नाम धरती और पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का नाम जेल बताया। मजिस्ट्रेट ने किशोर चंद्रशेखर का तेवर देखकर 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई और शिवपुर स्थित सेंट्रल जेल में बेंट की टिकड़ी से बांधकर आज़ाद को जेलर ने कोड़ा मारना शुरू कर दिया। हर कोड़े पर वो भारत माता की जय कहते रहे। वाराणसी में ठेला पटरी व्यवसायी संघ ने गाजियाबाद के स्वर्गीय पत्रकार विक्रम जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 2 दिन पहले गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार विक्रम जोशी को हत्यारों द्वारा गोली मारकर हत्या उनकी कर दी गई थी। आपको बता दें कि घटना में मृत पत्रकार को कबीर चौरा पिपलानी कटरा कबीर मठ मंदिर में के पास ठेला पटरी व्यवसायी संघ समिति ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मोदी योगी सरकार में कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। दिन दहाड़े आम आदमी के साथ अब पत्रकारों को भी चुन चुनकर गोलियों से भुना जा रहा है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है और शासन प्रशासन जनता के रक्षा सुरक्षा करने में पूरी तरह से फेल हो रहा है। जो मृतक पत्रकार बंधु था विक्रम जोशी जी, उनके मृत्यु के बाद हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे अभी अर्पित किए हैं। सरकार से हम लोग यही मांग है कि मृतक परिवार को जो है कि 25 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिया जाए और अपने सरकार के इस कानून व्यवस्था को जो ध्वस्त हो चुकी है एकदम, जिसका इस समय कोई वैल्यू नहीं है यूपी में, उसके ऊपर सरकार कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई किया जाए। कोरोना के कारण आई मंदिर में जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए एक बनारसी साड़ी कारोबारी विजय ने आयुर्वेदिक काढ़े की दुकान खोल दी है। बड़ी संख्या में लोग इस काढ़े का सेवन कर रहे हैं। विजय की दुकान पर काढ़ा पीने के बाद लोग पार्सल कराकर घर भी लेकर जा रहे थे। और आपको बता दें कि चाय की कीमत में आयुर्वेदिक काढ़ा लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। सड़कों पर जिंदगी चलाने के लिए भागदौड़ करने और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए विजय की आयुर्वेदिक काढ़े की दुकान में जिसके पास सब पैसे नहीं हैं उसे निःशुल्क काढ़ा पिलाया जाता है। वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों में एक दूसरे के प्रति डर भी है और दूसरी ओर पेट पालने की जद्दोजहद भी। ऐसे में विजय का आयुर्वेदिक काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में और मनोबल को बढ़ाने में भी मददगार रहा। काढ़ा तो बहुत बढ़िया चीज़ है। काढ़ा तो इस समय सबको पीना चाहिए। हम बड़ी गैवी रहते हैं, जब हम बाड़ी में पता लगा कि यहाँ पे काढ़ा बिक रहा है तो मैं काढ़ा पीने आया। तो काढ़ा तो सबको अभी पीना जरूरी, बहुत ही अच्छा चीज़ है। चाय की जगह काढ़ा पिए, ये फ़ायदेमंद है। कोरोना से बचने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा पीना जरूरी है, इसलिए काढ़ा यहाँ आकर के पिए। बहुत बढ़िया स्वादिष्ट काढ़ा है। खाली काढ़ा पीने से नहीं होगा, काढ़ा पीना होगा, मुंह में मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी मेंटेन करना होगा। माने सारी सावधानियाँ अगर सब लोग मेंटेन करें तो 99% जो है ये कोरोना से बचा जा सकता है। लॉकडाउन के पहले मेरी साड़ी की बिजनेस की बनारसी साड़ी थी, जो कि लॉकडाउन के समय से सब बंद हो गए थे। उसके बाद मैंने ये लॉकडाउन में मोदी जी का मन की बात सुना, उसमें वो काढ़े का जिक्र किए, उसी के बाद से हमने यहाँ पे काढ़ा बनाना स्टार्ट किया है। वो 3 महीना हम लोग फ्री में काढ़ा पिला रहे थे, दशास में थाना इंस्पेक्टर सिद्धार्थ मिश्रा जी के सहयोग से। और अब बात करते हैं वाराणसी की पहचान की। जी हाँ, वाराणसी की पहचान धर्म, अध्यात्म और कला संस्कृति के साथ ही शिक्षा और साहित्य के लिए जानी जाती है। बात जब शिक्षा और साहित्य की हो तो पहला नाम बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी का आता है, जो बनारस की पहचान बन चुकी है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को BHU के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा रखी गई थी, जो तत्कालीन वायसराय था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 30,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय में मुख्य 4 इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें 14 शिक्षण संकाय और 140 विभाग शामिल हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से लगभग 34 देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 1300 एकड़ से अधिक परिसर में फैला हुआ है। दस्तावेजों के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय का योगदान केवल सामान्य संस्थापक सदस्य के रूप में था। इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर हैं। मुख्य परिसर की भूमि काशी नरेश ने दान की थी। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद में बरकछा नामक जगह पर है, जो करीब 2700 एकड़ में फैला है। करीब 75 छात्रावासों के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। BHU के परिसर में बाबा विश्वनाथ का विशाल मंदिर है। कुतुब मीनार से भी ऊंचा ये मंदिर श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। सुंदरलाल, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर रामस्वामी अय्यर जैसे विद्वान यहाँ के कुलपति रह चुके हैं। BHU की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू शास्त्र और संस्कृत साहित्य की शिक्षा का प्रसार करना था, जिससे प्राचीन भारत की संस्कृति और उसके उत्तम विचारों की रक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या, सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं।
बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।